नमस्ते दोस्तों। केरल विश्वविद्यालय के दो शिक्षा संस्थान के अंतर्गत एमए हिंदी सेकंड सेमेस्टर पाठ्यक्रम के अंतर्गत आने वाले पहला प्रपत्र है भाषा विज्ञान और भाषा का इतिहास। तो इसमें इसको हम दो भागों में व्यक्त किया है, भाषा विज्ञान और दूसरा भाषा का इतिहास। भाषा के इतिहास में भाषाओं के वर्गीकरण पर हम चर्चा कर रहे थे। तो पहले हम आकृतिमूलक वर्गीकरण पर विचार कर चुके हैं, आगे हम पारिवारिक वर्गीकरण पर विचार करेंगे। भाषाओं का वर्गीकरण, पारिवारिक वर्गीकरण जिसे अंग्रेजी में जीनियोलॉजिकल क्लासिफिकेशन कहते हैं। तो भाषाओं के पारिवारिक वर्गीकरण का क्या मतलब है? इस शब्द में ही इसका मतलब है, क्योंकि इसे परिवारों में बांटना, एक एक परिवार में इन भाषाओं को बांटना। क्यों हम भाषाओं को परिवारों में या इसका वर्गीकरण क्यों करते हैं? क्योंकि भाषाओं का वर्गीकरण करने से हमें अध्ययन में सुविधा मिलती है, अध्ययन की सहायता होती है। भाषाओं के अध्ययन के लिए ये सहायता होती है, इसलिए हम भाषाओं को वर्गीकरण करता है। तो परिवारों में बांटना पारिवारिक वर्गीकरण का मतलब है। भाषाओं के पारिवारिक वर्गीकरण का आधार क्या-क्या है? तो हम पहले ही चर्चा कर चुके हैं। आकृति मूलक वर्गीकरण में संबंध तत्व की प्रमुखता है, तो पारिवारिक वर्गीकरण में अर्थ तत्व की प्रमुखता है। तो अर्थ तत्व शब्द में जो अर्थ है, इसको आधार मानकर शब्द अर्थ तत्व या शब्द समूह के रूप की समानता को लेकर, यानी ध्वनि की समानता या अर्थ की समानता, व्याकरण गठन की समानता, इन सब को लेकर भाषाओं का पारिवारिक वर्गीकरण किया जाता है। शब्द समूह में समानता किस प्रकार पाए जाते हैं? भाषाओं में दो प्रकार के शब्द समूह हमें देखने को मिलते हैं। एक है नित्य व्यवहार में आने वाले मूलभूत शब्द, जिन्हें बुनियादी शब्द समूह भी कहते हैं, इसे अंग्रेजी में बेसिक वोकैबुलरी कहते हैं। तो भाषा में बहुत कम रूप में प्रयुक्त करने वाले शब्द समूह भी हैं, जिसे विज्ञान, चिकित्सा, शासन आदि में प्रयोग में आने वाले शब्द समूह है वे, इसे पारिभाषिक शब्दावली भी कहते हैं। इनमें नित्य व्यवहार में आने वाले शब्द ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि हम इसका ही प्रयोग नित्य करते हैं। तो नित्य जीवन में व्यवहारिक वस्तुओं के नाम, जैसे ताजमहल, राम, ऐसे नाम, सर्वनाम शब्द, वह, यह, ऐसे, और संख्यावाचक शब्द जैसे एक, दो, इस प्रकार के, और दैनिक जीवन की सामान्य क्रियाएं जैसे उठना, बैठना, चलना, सीखना, गाना आदि इस श्रेणी में आते हैं। ऐसे शब्दों में ही भाषा का महत्व खड़ा है, क्योंकि हम इसका प्रयोग ज्यादातर करते हैं। पारिभाषिक शब्दावली तो गठित किया गया है, लेकिन जो स्वाभाविकतः हमारे बोलचाल में होती है, वही भाषा का यथार्थ शब्द है। तो भाषा का महत्व इसी में ही है, इसलिए इन शब्द समूह को लेकर हम परिवारों में भाषाओं का वर्गीकरण करते हैं। तो प्रमुख भाषा परिवार कौन-कौन सी है? तो सामान्य अध्ययन के बल पर सन 1822 में विल्हम हम्बोल्ट ने संसार की भाषाओं को 11 परिवार में बांटा था। भारतीय विद्वानों के अनुसार संसार के भाषा परिवारों की संख्या 10 और 28 के बीच में है। तो प्रमुख भाषा परिवार कौन-कौन सी हैं? तो भारतीय परिवार यानी भारत यूरोपीय परिवार, दूसरा है सेमेटिक और हेमेटिक, यूराल्टाइक, चीनी, बांडू, बुशमैन, सुडानी, ऑस्ट्रेलियन, पापुआन, रेड इंडियन, द्राविड, मलय पॉलिनेशियन, कोकनेशियन, जापानी, कोरियाई आदि भाषाएं प्रमुख भाषा परिवार के अंतर्गत आते हैं। तो भोलानाथ तिवारी अध्ययन की सुविधा के लिए इन भाषा परिवारों को भूगोल के आधार पर 4 खंडों में विभाजित किया है। इसे अनेक भाषा परिवार है, लेकिन इन भाषा परिवारों को अध्ययन की सुविधा के लिए भूगोलों में भी बांटा है। जैसे आप लोग जानते हैं, भोलानाथ तिवारी हिंदी साहित्य ने हिंदी के सर्वाधिक प्रमुख भाषा वैज्ञानिक हैं। उन्होंने ही अध्ययन के लिए 4 खंडों में विभक्त किया है। पहला है अफ्रीका खंड, फिर यूरेशिया खंड यानी यूरोपियन एशिया खंड, दोनों मिलकर यूरेशिया खंड है, फिर प्रशांत महासागरीय खंड और अमेरिका खंड। तो अफ्रीका खंड के अंतर्गत आने वाले
5 परिवारों की भाषाएं हैं। कुश्मेन परिवार, बांटू परिवार, सुडानी परिवार, हेमिटिक परिवार आदि पर ही यहाँ विचार किया है। और यूरेशिया खंड के अंतर्गत सेमेटिक परिवार, काकेशस परिवार, यूरल अल्टाइक परिवार, चीनी परिवार, द्राविड परिवार, ऑस्ट्रिकिया, आग्नेय परिवार और इसके अलावा कुछ अनिश्चित भाषा परिवार भी है और फारोपीय परिवार भी इस यूरेशिया खंड के अंतर्गत आते हैं। और प्रशांत महासागरीय खंड में इंडोनेशियन भाषा, मलेशियन भाषाएं, पॉलिनेशियन भाषाएं, पापुआ ऑस्ट्रेलियन भाषाएं आदि आते हैं। और अमेरिका खंड के अंतर्गत उत्तरी और दक्षिणी अमेरिका के आदिम निवासों की भाषाएं आती हैं। तो भारत में प्रचलित मुख्य भाषा परिवार कौन कौन से, इस पर हम आगे चर्चा करेंगे। भारत में मुख्य रूप से 3 परिवारों की भाषाएं बोली जाती है, आर्य परिवार, द्राविड़ परिवार और आग्नेय ऑस्ट्रिक परिवार। तो इन परिवारों के अंतर्गत आने वाली भाषाओं पर हम आगे चर्चा करेंगे। पहले आर्य परिवार की भाषाएं। तो भारतीय आर्य परिवार की भाषाओं का वर्गीकरण किस प्रकार हुआ है, इस पर हम चर्चा करेंगे। तो पहले 5 परिवारों में विभक्त किया है, उदीच्य, प्रदीच्य, मध्यवर्ती, प्राच्य और दक्षिणात्य। इस प्रकार 5 परिवार हैं। तो उदीच्य परिवार के अंतर्गत आने वाली भाषाएं हैं सिंधी, लहंदा और पंजाबी। और प्रदीच्य परिवार के अंतर्गत आने वाली भाषाएं हैं गुजराती और राजस्थानी। मध्यवर्ती परिवार के अंतर्गत पश्चिमी हिंदी आती है और प्राच्य परिवार के अंतर्गत पूर्वी हिंदी, बिहारी, उड़िया, बंगला, असमिया आदि भाषाएं आती हैं। और दक्षिणात्य परिवार के अंतर्गत मराठी आती है। तो उदीच्य परिवार के अंतर्गत आने वाली भाषाओं पर हम पहले चर्चा करेंगे। सिंधी उदीच्य परिवार के आने वाली पहली भाषा है। तो सिंधी का विकास प्राचट प्राकृत से विकसित ब्राचट अपभ्रंश से हुआ है। ये सिंध प्रदेश की भाषा है, इसलिए इसे सिंधी कहते हैं। और ये प्रदेश अब पाकिस्तान के क्षेत्र के अंतर्गत है, अब भारत में नहीं है, अब यह क्षेत्र पाकिस्तान के अंतर्गत है। इस भाषा के बोलने वाले अधिकतर मुसलमान हैं, अतः इस भाषा में अरबी फारसी शब्दों की बहुतायत है। सिंधी की लिपि फारसी लिपि के आधार पर बनी हुई है। ये फारसी शब्द बहुत अधिक मिलते हैं और लिपि भी फारसी के आधार पर है। सिंधी में प्राचीन साहित्य तो बहुत कम है, लेकिन आधुनिक साहित्य तो बहुत अच्छे मिलते हैं। उदीच्य के अंतर्गत आने वाली दूसरी भाषा है लहंदा। लहंदा का शाब्दिक अर्थ है पश्चिम। ये नाम से ही स्पष्ट है ये किस प्रांत में बोला होगा। हम ये नाम बहुत सुना है पंजाब के अंतर्गत। पश्चिमी पंजाब में बोली जाने वाले कारण इसे लहंदा अथवा लहंदी कहते हैं। यह मुख्यतः पाकिस्तान में पंजाब प्रांत में बोली जाती है, भारत के पंजाब के प्रांत में नहीं, पाकिस्तान के पंजाबी प्रांत में बोलने वाली भाषा है। ये केवल बोलचाल की भाषा है, इसमें विशेष साहित्य उपलब्ध नहीं है, ये साहित्य नहीं के बराबर है। तो पहले इसके लेखन में इसकी लिपि लंडा भी प्रयुक्त होती थी, अब तो फारसी का ही प्रयोग होता है। तो आगे उदीच्य है, उदीच्य की भाषाएं हैं। उदीच्य की भाषाओं के अंतर्गत आने वाली पहली भाषा है पंजाबी। पंजाबी ठक अपभ्रंश से विकसित भाषा है। इसकी मुख्य बोलियां माझी, डोगरी, दोआबी, राठी आदि है। पंजाबी में आधुनिक साहित्य पर्याप्त मात्रा में है। सिखों का धर्म ग्रंथ गुरु ग्रंथ साहिब इस भाषा में लिखित है। यह भाषा गुरुमुखी पंजाबी है ना, पंजाबी भाषा तो गुरुमुखी लिपि में ही लिखी जाती है। तो उदीच्य के अंतर्गत आने वाली भाषाएं ये है। आगे प्रदीच्य है। प्रदीच्य के अंतर्गत आने वाली भाषा है गुजराती। गुजराती की भाषा है, गुजराती नाम से ही स्पष्ट है, गुजराती गुजरात की भाषा है। गुजराती बोलने वालों की संख्या तो लगभग 2.5 करोड़ है। इस भाषा पर सौरसेनी अपभ्रंश का बड़ा प्रभाव है। तो सौरसेनी अपभ्रंश से ही विकसित भाषा है गुजराती। गुजरात की लिपि अपनी है जिसमें शिरोरेखा नहीं होती। गुजराती साहित्य की दृष्टि से पर्याप्त संबंध, गुजराती में बहुत अधिक साहित्य हमें मिलते हैं। इसकी मुख्य बोलियां हैं कठियावाड़ी, पठनी, सुरती आदि।
प्रदेश के अंतर्गत आने वाली दूसरी भाषा है राजस्थानी। मध्य प्रदेश के साथ राजस्थान का संपर्क होने के कारण राजस्थानी भाषा पर शौरसेनी अपभ्रंश का प्रभाव अधिक मिलते हैं। तो राजस्थान की अपनी लिपि महाजनी है, इसकी अपनी लिपि है जिसे महाजनी कहते हैं, पर छपाई में देवनागरी का ही इस्तेमाल करता है। ऐसे राजस्थान की राजकीय भाषा तो हिंदी ही है, इसलिए लिपि भी देवनागरी है, लेकिन अपनी महाजनी लिपि होने पर भी छपाई में तो देवनागरी लिपि का ही प्रयोग करते हैं। मध्यवर्ती भाषा में एक ही भाषा आती है, तो पश्चिमी हिंदी है। पश्चिमी हिंदी मध्य देश की भाषा है। इसकी 5 मुख्य बोलियां हैं। यह खड़ी बोली, ब्रज, कन्नौजी, बुंदेली तथा हरियाणी जिसे बांगरू भी कहते हैं। दिल्ली, मेरठ की बोली तो खड़ी बोली ही। वर्तमान साहित्य हिंदी तथा उर्दू की स्रोत भाषा खड़ी बोली ही है। इसका संबंध शौरसेनी अपभ्रंश से है। तो खड़ी बोली का विकास शौरसेनी अपभ्रंश से हुआ है। और प्राच्य के अंतर्गत आने वाली पहली भाषा है पूर्वी हिंदी। पूर्वी हिंदी का क्षेत्र पश्चिमी हिंदी तथा बिहारी के क्षेत्रों के बीच में है। पूर्वी हिंदी के अंतर्गत भाषाओं का विकास अर्धमागधी अपभ्रंश से हुआ था। जैन साहित्य का अधिकांश भाग अर्धमागधी में ही हम पाए जाते हैं। पूर्वी हिंदी की मुख्य रूप से 3 बोलियां हैं। अवधी एक कौशल राज्य की भाषा है, जैसे आप लोग जानते हैं रामचरित यानी रामचरितमानस जैसे राम के अधिकांश चरित अवधी में लिखित है, क्योंकि अवध या कौशल की भाषा है। अवध राम के जन्मभूमि है। बखेली, छत्तीसगढ़ी आदि उनकी इसकी अन्य बोलियां हैं। आगे प्राच्य के अंतर्गत आने वाली और एक भाषा है बिहारी। पूर्वी हिंदी तथा बंगाल के बीच के क्षेत्र में बिहारी बोलियां व्यवहार बिहार की भाषा है। बिहारी की मुख्य बोलियां भोजपुरी, मगही, मैथिली। मैथिली नाम तो आप पहले ही सुना हो, विद्यापति की भाषा है। विद्यापति को मैथिल कोकिल भी कहते हैं। लगभग 7 करोड़ लोग बिहारी बोलते हैं। बिहारी बोलियां मगधी अपभ्रंश से संबंधित है। और प्राच्य के अंतर्गत आने वाली और एक भाषा है उड़िया। ये उड़ीसा की भाषा है। उड़ीसा का प्राचीन नाम उत्कल था। उड़िया मगधी प्राकृत से विकसित मगधी अपभ्रंश के दक्षिणी पूर्वी रूप से निकली है। उड़िया भाषा बंगला से बहुत मिलती जुलती है और तेलुगु लिपि से प्रभावित भी है। उड़िया की मुख्य बोलियां हैं गंजामी, संबलपुरी, भत्री आदि। प्राचीन कृष्ण भक्ति साहित्य भी इसमें उपलब्ध होते हैं। और प्राच्य के अंतर्गत आने वाली और एक भाषा है बंगला। बंगला की भाषा बंगाली है। पश्चिम बंगाल यानी बांग्लादेश में यह बोली जाती है। भारत के पश्चिम बंगाल में और बांग्लादेश में ये भाषा बोली जाती है। बंगला का संबंध मागधी प्राकृत से विकसित मागधी अपभ्रंश से है। तो मागधी अपभ्रंश से इस बंगाल का विकास हुआ था। इसकी मुख्य बोलियां पश्चिमी, दक्षिणी, पश्चिमी, उत्तरी, राजवंशी, पूर्वी आदि है। बंगला की अपनी लिपि है और बंगला साहित्य बहुत पुराने काल से ही हमें सुनने को मिलते हैं बंगाली साहित्य के बारे में। तो बहुत ही संपन्न साहित्य है बंगला। प्राच्य के अंतर्गत आने वाली और एक भाषा है असमिया। या असम की भाषा है, नाम से ही पता चलता है असम की भाषा है। इसका संबंध मागधी प्राकृत से उत्पन्न मागधी अपभ्रंश के उत्तरी पूर्वी रूप से है। तो मागधी अपभ्रंश से असमी भाषा का विकास हुआ है। इस पर प्राचीन बंगला का अधिक प्रभाव मिलते हैं। असमी की लिपि जो बंगला से मिलती है। ये भाषा और लिपि तो बंगला से प्रभावित है। इसकी मुख्य बोली विष्णुपुरिया है। असमी में बहुत अधिक साहित्य हमें देखने को मिलते हैं। दक्षिणात्य में आने वाली भाषा है मराठी। मराठी भाषा महाराष्ट्रीय अपभ्रंश से विकसित है। इसकी लिपि देवनागरी है, किंतु लोग मोडी का भी प्रयोग करते हैं। इसकी मुख्य बोलियां कोंकणी, नागपुरी, कोष्टी, महारी आदि है। तो मराठी साहित्य तो बहुत संपन्न साहित्य है। द्राविड़ परिवार, तो आर्य परिवार के संबंध में हम चर्चा कर चुके हैं। आगे द्राविड़ परिवार है। तो दक्षिण भारत
आर्य परिवार की अधिकांश भाषाएं उत्तर और मध्य भारत में बोली जाती है, तो दक्षिण भारत की भाषाएं द्रविड़ परिवार में आती हैं। दक्षिण भारत की मुख्य रूप से द्रविड़ों का प्रदेश माना जाता है। हमारे मलयालम भी इसके अंतर्गत आते हैं। द्रविड़ परिवार की 4 मुख्य भाषाएं हैं, तमिल, मलयालम, कन्नड़ और तेलुगु। इसके अलावा पहाड़ी और जंगली प्रदेशों में बोली जाने वाली द्राविड़ भाषाएं उत्तर दक्षिण के उत्तर के बिना बिहार, बंगाल, मध्य प्रदेश तथा अफगानिस्तान तक में भी ये पर्वत प्रदेश की दक्षिण द्रविड़ परिवार की भाषाएं बोली जाती है। इस तरह आर्य वर्ग की कोंकणी भाषा अपने कोंकण प्रदेश में ही नहीं, कर्नाटक व केरल में भी बहुत अधिक बोली जाती है। केरल और कर्नाटक में कोंकण के अनेक लोग हैं। तो ये भाषा भी कर्नाटक में मुख्य रूप से कोंकणी का प्रयोग करते हैं। तो आगे आस्टिक परिवार है। पहाड़ी प्रदेशों में बोली जाने वाली भाषाएं आस्टिक परिवार के अंतर्गत आते हैं। ये बहुत अधिक ये भाषाएं पहाड़ी प्रदेशों में ही बहुत अधिक चलती हैं। तो मुंडा परिवार की जंगली भाषाएं उत्तर भारत व दक्षिण भारत के जंगलों में अनेक स्थलों में ये भाषाएं बोली जाती है। इस प्रकार भाषाओं का पारिवारिक वर्गीकरण है। धन्यवाद।